हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं। इसमें है आधुनिक भारत हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले है हमारा 34वां अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और हम अब शुरू करने वाले हैं ये अपना अध्याय 24। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब कौन कौन आए थे, सबसे पहले कौन आया, ये सारे कंपनी दे रखी है। सबसे पहले क्या, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने। फिर पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। पुर्तगाल के नाविक कौन थे? बार्थो लोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरीप की खोज की, फिर जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। फिर 1492 में स्पेन के निवासी कौन? कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की थी। फिर वास्को डी गामा ने फिर है कि उस पुर्तगाली के नाविक कौन? बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरीप की खोज की और जिसे उसने क्या नाम दिया? तूफाना अंतरीप। फिर 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा ने कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप, या कहाँ के थे वास्को डी गामा? पुर्तगाल का ने उत्मासा अंतरीप होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 को भारत पहुंचने में क्या की? सफलता प्राप्त की। फिर भारत की समुद्री मार्ग ये सारे दे रखे हैं मैप में। यूरोपियन देशों से सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली भारत आए। कौन आए? पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी और वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। फिर क्या है, वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू पर अपना क्या जमाया? बेड़ा उतारा। फिर कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन थी, उसका क्या किया? हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले व जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। फिर वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया इसके बदले में। फिर वास्को डी गामा भारत से क्या लेके गया? काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया। फिर वास्को डी गामा को इन वस्तुओं की बिक्री, यात्रा खर्च निकालने के पश्चात भी कितना फायदा हुआ? 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फिर क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहले पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। अल्मीडा का मूल उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्वक व्यापार करना, और उसकी नीति क्या कहलाती थी? ये ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती थी। फिर है 1508 ईस्वी में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? अल्मीडा पराजित हुआ। फिर 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना और उसने कोचीन को पुर्तगालियों का क्या बना दिया? मुख्यालय बनाया। फिर अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। फिर 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से क्या जीत लिया? गोवा को जीत लिया।
अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कौन कृष्णदेव राय से मिलकर क्या किया, भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलका पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर उसके फारस की खाड़ी में उसने क्या, फारस की खाड़ी में होर्मुज पर अधिकार कब किया, 1515 में कर लिया। 1511 में किस पे किया, दक्षिण पूर्वी एशियाई की मंडी मलका पर किया। और 1515 में होर्मुज पर कर लिया। फिर अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी क्या बसाना चाहता था और इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से क्या विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा, सेंट जेवियर चर्च रखा गया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और 1515 में क्या हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली भारत की सबसे बड़ी प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। फिर अनुनो डी कुन्हा 1529 से 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। किसने, नुनो डी कुन्हा ने। और इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। फिर कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक कौन, बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर किसने, बहादुर शाह से पुर्तगालियों का संघर्ष हो गया और जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। फिर पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया और उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर रोक लगाने का क्या किया, प्रयास किया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर क्या गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के क्या मानते थे, स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। और क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। फिर काफिला व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था और जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। ये दे रखा है कि सबसे मतलब कौन कौन सी कंपनी आई थी और किस देश से आई और स्थापना कब हुई और किस जगह से आई, ये सारा सब कुछ दे रखा है इसमें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दे रखी, सबसे पहले आई पुर्तगाल से 1498 ईस्वी में और स्थल क्या था, कालीकट पे। फिर इसके गवर्नर कौन थे, एफडी अल्मीडा। और फिर डच ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब, कहाँ से, ब्रिटेन देश से 1600 ईस्वी में और स्थल कहाँ पे स्थापित की, सूरत में और इनके कौन थे गवर्नर, सर टॉमस रो। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी देश हॉलैंड और 1602 ईस्वी में स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, मसूलीपट्टनम में, गवर्नर विरनिच ओ। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की थी, 1600 ईस्वी में स्थापना हुई और सूतनाती जगह पर डियस्तमान कौन थे, इनके गवर्नर थे। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई, फ्रांस से, 1664 ईस्वी में, स्थल क्या था, सूरत और काल्बर्ट मार्टिन कौन थे, गवर्नर। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन से 1731 में, गोहनबर्ग विलियम यूसेलिक्स गवर्नर। भारत आगमन क्रम दे रखा है कि यूरोपीय कंपनी व्यापारियों को भारत आगमन, पुर्तगाली आए, फिर कौन आए, डच आए, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। फिर डच, पुर्तगाली के बाद कौन है, डच। पुर्तगाल के पश्चात आते हैं और जो नीदरलैंड के क्या थे, मूल निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचा था। फिर कंपनी का हॉलैंड, नीदरलैंड को क्या बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते थे। हॉलैंड की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ क्या व्यापार आक्रमण क्षेत्र पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए।
और 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर क्या एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स का नाम दे दिया गया और इसकी एक विशाल व्यापारिक संस्था के रूप में स्थापना हुई। फिर कंपनी के कितने सदस्य थे, इसमें एक बोर्ड बनाया गया था 17 सदस्यों का। फिर 1605 में मुसीलीपत्तनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों के कापे अम्बायाना पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपों कापे इंडोनेशिया में उन्हें पराजित कर अपना क्या कर लिया, प्रभाव स्थापित कर लिया। फिर 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना क्या बना लिया, मुख्यालय बनाया। डचों ने यहीं पर एक अपने स्वर्ण सिक्के की भी ढलाई की थी और डचों ने जकार्ता का 1619 ईस्वी में यहाँ बेटविया नामक नगर बसाया। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाल के मध्य अमेरिका से क्या तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाया गया। क्या तंबाकू, आलू और मक्का। फिर पुर्तगाली ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस छपाई का आरंभ किया था, किसने, पुर्तगालियों ने। अनाज, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन थी जिसे उन्होंने अन्य देशों से क्या किया था, प्राप्त किया था। फिर डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को क्या दिया, अधिक महत्व दिया था, किसने, डचों ने। और पुर्तगालियों ने किसको दिया था, मसालों को। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया जिसमें कितने लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। फिर 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा जो कि बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए और इस पराजय ने भारत से उनकी क्या छीन ली, शक्ति समाप्त कर दी। फिर डच व्यापारिक व्यवस्था महासहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित था, किस पे था, कार्टेल पद्धति पर। ये दे रखा भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्या है, आगमन। व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे, ये सारे दे रखे इसमें, बड़ोदरा, सूरत, बम्बई, गोवा, ये आप देख लेना मैप में। फिर क्या है, डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में क्या था, रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से कितना 18% लाभ दिया था। फिर कौन आते इनके बाद, अंग्रेज। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों को प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मलक्का के लिए हुई जिनका उद्देश्य क्या था, मसालों के व्यापार के एक हिस्से पर क्या था, नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। फिर इस कंपनी का नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी कौन, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या 31 दिसंबर 1600 में एक क्या चार्टर द्वारा, आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की क्या हुई, व्यवस्था हुई और इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक, 24 अन्य सदस्य होते थे। यह समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। फिर 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास की 1608 में ही प्रारंभ हुआ था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहले अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा पहला। फिर जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। कौन था, जॉन हॉकिंस। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। फिर हॉकिंस को तुर्की और किसका ज्ञान था, फारसी भाषा का ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे क्या दिया, 400 का मनसब प्रदान किया। फिर हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई परंतु बाद में क्या हुआ कि पुर्तगाली की शत्रुता के कारण सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई।
फिर हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर क्या इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। फिर 1611 में कैप्टन मिडिल्टन ने सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, और पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। फिर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को क्या सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी, और इसके पहले 1611 ईस्वी में क्या पे मसूलीपट्टनम, जो कि मछलीपट्टनम बोलते थे, में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी भी स्थापित की थी। फिर मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों का खरीद कर फारस और बेटम बेचते थे। यहाँ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 में अरमा गांव में क्या किया, दूसरी कोठी खोल ली, और अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती से कुछ मील पर दूर उत्तर दिशा में स्थित था। फिर 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर व्यापारी की अनुमति दे दी गई व्यापार करने की। फिर 1629 में फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक क्या किया, किलाबंद कोठी बनाई, जिसका नाम क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। फिर 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, और 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। फिर इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में क्या दिया, बम्बई द्वीप दे दिया। फिर 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार, जो 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी में बम्बई का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। फिर हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने स्थापित किए, जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने नई कंपनी नामक एक क्या व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। फिर 1694 के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य कंपनियां स्थापित की गई। इनमें से एक जर्नल सोसाइटी और दूसरी कौन सी थी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी जाती थी। कब, 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, 1628 में स्थापित नई कंपनी, 1698 ईस्वी में स्थापित जर्नल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का क्या हो गया, विलय, मतलब दोनों मिल गई आपस में, और 1708 में मिल गई, और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक रहा, और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों का व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुई जब ग्रेबियन बोटर ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। फिर इसके बाद 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की क्या मिल गई, फिर से अनुमति मिल गई। कंपनी के शाइस्ता खां से 1672 में एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें उसे कर अदा न करने की क्या दे दी, छूट प्रदान की। फिर बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई भी चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग नहीं करेगा और उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। फिर अंग्रेजों से यह आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5 जजिया के रूप में लिया जाए। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने के पश्चात उन्हें हुगली से क्या भागना पड़ा। जोब चार्नक ने अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी क्या बन गई, कलकत्ता की नींव पड़ी। फिर बंगाल के सूबेदार कौन, अजीम उस खान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलकत्ता और
और क्या गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स ऑयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो 1774 से 1911 में ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। फिर नॉरिस मिशन 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी की स्थापना की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। फिर जॉन सरमन 1775 में कंपनी ने 1775 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक क्या भेजा दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेष अधिकारों को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का डालने और कलकत्ता के समीप 38 गांवों को खरीदने की क्या दे दी, अनुमति देने की याचना की। फिर इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेरूद नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी के सफल इलाज करने में सहायता की थी। फिर क्या हुआ, फर्रुखसियर और अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया तथा 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की क्या दे दी, छूट दे दी, और 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया गया। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की क्या दी, आज्ञा दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इससे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा है। फिर इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को बहुत ही क्या हुआ, लाभ हुआ, जिससे उनको संपूर्ण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। डेनिश अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए और डेनों ने 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर बंगाल के सरोमपुर में 1676 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1731 में हुई थी। फिर परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। 1795 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे कहाँ चले गए, भारत चले गए। फिर इनके बाद कौन आता, फ्रांसीसी लुई काल्बर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडेस ओरिएंटेलस की स्थापना की गई। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में क्या हुए, असफल रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 में रवाना हुआ, जिसका नायक फ्रैंको कैरो था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कब बनी, 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। फिर 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेनाध्यक्ष दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ। फिर 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन वेलांग द लेस्पिने ने क्या वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का क्या बन गया, प्रमुख नियुक्त किया गया इस बस्ती का, फ्रैंको मार्टिन को। फिर है अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया और परंतु 1697 में रिजविक की संधि द्वारा इसे क्या कर दिया, वापिस लौटा दिया। फिर बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माए और 1739 में कराईकल पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया।
पांडिचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। फिर इन यूरोपीय कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज कंपनी क्या रही, सफल रही और 200 वर्षों तक भारत पर व्यापार और शासन किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर, सारा इम्पोर्टेंट है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये होता हमारा यहाँ पे समाप्त।